हेलो फ्रेंड्स। आप सब कैसे हैं? आई होप आप मस्त होंगे, अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी से चल रही होगी। जैसा कि हम लोग देख रहे थे क्वेश्चनों को, आज देखेंगे कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जो आपके क्वेश्चन आज जो लेके आए हैं वो सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो आए हुए ये सारे क्वेश्चन हैं आपके, जो ना किसी शिफ्ट में आए हैं। तो आज हम उन पे बात करेंगे, चलेंगे देखेंगे उनकी वैरायटी पे। और देखो, जितने भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, ठीक है, तो सब्सक्राइब कर ले। इसके बाद लाइक कर ले। इसके बाद क्या करें, शेयर। ये तीन चीज़ आपको करना है, इसको बताना ना पड़ा करे, क्योंकि आप लोग कर लेंगे तो इससे ये होगा ना कि आपकी नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहेगी। ठीक है, आपको क्लासों के बारे में टाइम से पता चलता रहेगा। तो आई होप समझ गए होंगे। चलते हैं, आज देखते हैं क्वेश्चन को, इसमें क्या पूछा गया है। उस पर आज हम बात करेंगे एक एक करके। जैसा कि है, इसमें कह रहा है, ये चित्र फिगर दिया हुआ है, इसमें कोण ए का मान पूछ रहा है। ये कोण ए का मान कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए, इसमें हमको कोण जीरो का मान दिया है 108। ठीक, तो इसको क्या करेंगे? देखिए, पहली बात तो हम कंडीशन समझेंगे ट्रायंगल की, त्रिभुज की। त्रिभुज में क्या होता है, ये कोण ए, ये कोण बी, ये कोण सी है। तो त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180। तो इसका क्या होगा? कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 होगा। ये होता है। तो इसी पे अब हम इसको देखते हैं क्वेश्चन को। ठीक, इस पे अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें अब देखते हैं, ये एक ट्रायंगल बन रहा है। कौन सा कोण? कोण ओ बी सी। ठीक, ये क्या बन रहा है? आपका त्रिभुज है। तो इसका क्या होगा? त्रिभुज के तीन अंतःकोणों का योग 180 होगा। तो इसमें कोण बी कितना दिया है आपका? x प्लस वाई प्लस 108 डिग्री बराबर कितना करेंगे हम लोग? 180 डिग्री। ठीक, तो x प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा? यहाँ से इसको लेस करेंगे उधर, तो कितना आएगा आपका? 180 में माइनस का 108 डिग्री लेस करेंगे तो हमारा आ जाएगा x प्लस वाई बराबर, ये जाएगा 2, यहाँ पे बचेगा 7, 72 डिग्री। इसको मानेंगे फर्स्ट इक्वेशन। ठीक, अब देखिए, ये हमको क्या प्राप्त हो गया कि x और y का मान कितना होगा हमारा? 72 दोनों का। ठीक, अब हम क्या करेंगे? अब पूरे वाले बड़े त्रिभुज को लेके चलेंगे। अब यहाँ से क्या करेंगे? कोण ए बी, त्रिभुज ए बी सी में। ठीक, अब यहाँ से लेंगे त्रिभुज ए बी सी में। यहाँ पे है कौन सा त्रिभुज? ओ बी सी में देखा था, ये वाले छोटे वाले में। अब इसको देखेंगे त्रिभुज ए बी सी में। ये देखिए, ये कोण को दो भागों में ये होती है, ये केंद्र होता है। केंद्र, इसको दो भागों में इसने काटा हुआ है। तो जितना कोण ये होगा उतना कोण ये होगा, जितना ये है उतना वो। अब देखिए, इसमें क्या होगा? इसके अंतःकोणों का योग भी 180 होता है। तो इसमें क्या लेंगे? इसमें लेंगे क्या? इसको हमने मान लिया, क्या मान लिया? यहाँ पे माना बी। ठीक, ये बी मान लिया इसको। तो यहाँ पे क्या होगा? बी प्लस यहाँ पे यक्स, यक्स कितना हो जाएगा? टोटल बी माना है तो ये टोटल हो गया। अब यहाँ पे बड़े वाले त्रिभुज के हिसाब से तो यहाँ हो जाएगा यक्स प्लस यक्स प्लस, इसमें इसमें भी 2y होगा। तो इसमें क्या होगा? y प्लस वाई होगा ना, ये क्योंकि बड़ा वाला त्रिभुज लिया है इसलिए दोनों y होंगे। कोण ये पूरा होगा ना, कोण ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण। तो इसमें कितना आएगा? यक्स यक्स प्लस वाई वाई प्लस ये हो गया बी बराबर 180 डिग्री। अब देखिए, यहाँ से क्या करेंगे? बी प्लस 2x हो गया प्लस 2y बराबर
180 डिग्री। ठीक, अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे हम। 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे आया x प्लस वाई प्लस ये कोण b बराबर 180 डिग्री। अब x प्लस वाई यहाँ से हमको प्राप्त क्या है 72, तो यहाँ पे रख देंगे 72। तो यहाँ लिख देंगे 2 इंटू 72 डिग्री प्लस b बराबर 180 डिग्री। अब यहाँ पे देखते हैं, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 72 दूनी कितना होगा, तो b बराबर यहाँ कर लेंगे सीधा 180, इधर जाएगा ये माइनस में हो जाएगा, तो कितना हो गया यहाँ पे 4 144 डिग्री। ठीक, अब इसको लेस करेंगे तो कितना आएगा हमारा 6, यहाँ पे भी कितना बचेगा 3 36 डिग्री। ठीक, तो अब हमारा ये कोण कितना निकल के आया, ये 36 डिग्री। जो हमको पूछ रहा था कोण ए का मान, तो कोण ए हमने माना था b, तो कोण ए का मान कितना आ गया हमारा 36। तो देखिए इसमें ऑप्शन में देखेंगे कोण ए कौन सा है, ऑप्शन बी मिल रहा है, तो कोण भी आ गया 36। देखिए इस क्वेश्चन को फिर एक बार समझेंगे। पहले हमने क्या लिया, छोटे वाले त्रिभुज के लिया ओ बी सी में। ठीक, त्रिभुज ओ बी सी में क्या लिया, x प्लस वाई प्लस 108 डिग्री बराबर 180। यहाँ से हमको वैल्यू प्राप्त हो गई x प्लस वाई की। फिर हमने बड़े वाले त्रिभुज के ले लिया, तो इसमें 2x प्लस 2y प्लस b बराबर 180। तो यहाँ से हमने फिर x प्लस वाई का मान यहाँ से निकाला था जो उसमें रख दिया। इसके बाद b बराबर हमारा कितना आया 36, जो हमने कोण ए का मान हमको 36 प्राप्त हो गया। तो ऑप्शन कौन सा होगा, बी। समझ में आया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। दो वृत्तों की परिधियों में परिधियों में 3:1 का अनुपात हो तो वृत्तों का क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन है। इसके ऑप्शन देखेंगे, इसके ऑप्शन है 3:4, बी ऑप्शन होगा इसका 9:1, सी ऑप्शन होगा इसका 5:6, डी ऑप्शन होगा 7:3। ठीक, ये क्वेश्चन दिया है। इसके बाद हम लोग देखेंगे ये क्वेश्चन को। इसमें कह रहा है दो वृत्तों की परिधियों में 3:1 का अनुपात है, तो वृत्तों का क्षेत्रफल। देखिए पहले बात तो इसका फार्मूला क्या होता है वृत्त की परिधि का, वृत्त की परिधि क्या होती है 2πr, ये होता है। तो इसमें क्या दिया, परिधियों का अनुपात दिया है। ठीक, तो हम क्या मानेंगे, पहले मानेंगे 2πr1 अपॉन 2πr2। इसका अनुपात कितना दिया है 3:1। ठीक, अब क्या किया यहाँ से देखो 2π कट गया, तो r1 अपॉन r2 का वैल्यू कितना प्राप्त हो गया, r1 अपॉन r2 बराबर कितना हो गया हमारा 3/1, ये हो गया। ठीक, अब फिर क्या कह रहा है, अब पूछ रहा है वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात। तो अब यहाँ से देखेंगे वृत्त का अनुपात क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है πr²। ठीक, ये फार्मूले हैं दो, इनको याद कर लेना क्योंकि ये फार्मूले डायरेक्ट इसी पे क्वेश्चन आते हैं। ठीक, तो यहाँ पे अब हमने क्या मिल गया हमको, अब इसका ये होता है, अब पूछ रहा है इसका अनुपात। तो अनुपात ऐसे क्या करेंगे, यहाँ पे यहाँ से देखते हैं अनुपात कैसे निकालेंगे, πr1 का स्क्वायर बटे πr2 का स्क्वायर। ठीक, ये अनुपात हो गया।
तो अब इसमें क्या रखेंगे, पाई से पाई देखो काट गया, ठीक। तो R1/R2 हो गया यहाँ से R1/R2 का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर स्क्वायर होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहाँ से R1/R2 का मान कितना था, 3/1 का स्क्वायर, तो यहाँ से हो गया कितना अपना 9/1, ये अपना हो गया, ठीक है। तो इतना आंसर आया हमारा कितना, 9:1। अब देखेंगे हमारा आंसर कौन सा है, बी ऑप्शन, ठीक। देखिए इसमें कुछ नहीं है, इसका क्या कह रहा है, वृत्त की परिधि में 3:1 का अनुपात है, तो वृत्त की परिधि बराबर होता है 2πr। फिर अनुपात इसका होगा, पहले वृत्त का त्रिज्या R1, दूसरे वृत्त की त्रिज्या R2, तो वही हो गया 2πr1/2πr2 बराबर, इसका अनुपात दिया था हमको। फिर इसके बाद ये हमको प्राप्त हो गया R1/R2 का 3/1, ठीक। अब फिर यहाँ से क्या है, अब वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², तो वही हमने रख दिया वैल्यू, R1/R2 की वैल्यू यहाँ से ज्ञात हो गई थी, तो इसका हो गया 9/1। आपको समझ में आया होगा। इसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन। आप लोगों से कहना है कि जो भी लोग देखें तो पूरी क्लास देखा करें अंत तक, जिससे कि आपको एक एक चीज़ें समझ में आएंगी। ऐसे आधी अधूरी चीज़ें आपको समझ में भी नहीं आएंगी और आप अच्छे से पढ़ भी नहीं सकते हैं, ठीक है। जब आप शुरुआत से देखेंगे तो आपको हर चीज़ एक एक करके सिक्वेंस के हिसाब से चलती है, तो हर चीज़ आपको पता चलती चली जाएगी, कैसा क्या क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्या चीज़ें होती हैं, ठीक। इसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ठीक, का अनुपात क्या दिया है, 5:6:4 है। तो संपूर्ण पृष्ठ दिया हुआ है हमारा वर्ग सेंटीमीटर है, ठीक है। तो क्या ज्ञात करना है हमको, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक। तो इसके देखते हैं ऑप्शन क्या क्या दिए हैं। इसके ऑप्शन दिए हैं 20 सेंटीमीटर, बी दिया है 38 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन दिया है 22 सेंटीमीटर, डी ऑप्शन दिया है 34 सेंटीमीटर। देखिए तो इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे क्या, सॉरी यहाँ पे होगा 20, 22 सेंटीमीटर, 23 सेंटीमीटर, ये होगा 38, 25 सेंटीमीटर, 23 सेंटीमीटर, ठीक। यहाँ पे होगा 22, 23 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर। यहाँ पे होगा कितना, 22 सेंटीमीटर, 23 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर। ये आपके ऑप्शन कुछ दिए गए हैं। इसमें कह रहा है घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई का अनुपात दिया गया है, तो संपूर्ण पृष्ठ भी इसका दिया गया है, हमको लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई का मान ज्ञात करना है, ठीक है। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को, इसकी बारीकियों से समझते हैं। देखिए पहली बात तो होता है घनाभ का क्या होता है, माना इसकी लंबाई कितना हो गई, देखिए माना घनाभ की, क्योंकि ये वैल्यू अनुपात में लिखी है, घनाभ की लंबाई हमने क्या मान लिया 5x, ठीक। चौड़ाई क्या हो जाएगी हमारी 6x, ऊंचाई क्या हो जाएगी हमारी, ऊंचाई हो जाएगी हमारी 4x, ठीक।
अनुपात हटाएंगे तो x वैल्यू हमने मान लिया। फिर इसके बाद कह रहा है संपूर्ण पृष्ठ। किसी घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? संपूर्ण का पृष्ठ क्या होता है? देखिए इसका फार्मूला क्या होता है? घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये देखिए क्या होता है? 2LB + BH लंबाई गुणे चौड़ाई, चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ऊंचाई धन HL। ठीक, यहाँ से हो गया लंबाई, या हो गई चौड़ाई, यहाँ पे लंबाई ऊंचाई या ऊंचाई लंबाई। ठीक, हमने डिनोट कर लिया LB + BH + HL। 2 क्या होता है? LB + BH + HL। ठीक, अब देखिए, अब हम क्या करेंगे? डायरेक्ट इस पर वैल्यू रख देंगे। तो यहाँ से करेंगे 2, ये यल की जगह, यल मतलब लंबाई, बी मतलब चौड़ाई, एच मतलब ऊंचाई। ठीक, तो यल की जगह कितना है हमारा? 5x इंटू बी की जगह कितना है? 6x प्लस बी की जगह कितना है हमारा? 6x इंटू ऊंचाई कितनी है हमारी? 4x प्लस फिर 4x इंटू एल कितना है लंबाई? 5x, ये होता है। अब यहाँ से क्या करेंगे? 2, ये कितना होगा? 5 25 5 6 का 3 x की पावर 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे कितना होगा? 24x² यहाँ हो जाएगा, प्लस यहाँ होगा 20x²। कितना हो गया? आप देखिए क्या करेंगे, हमको वैल्यू चाहिए लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। ठीक, आप देखिए यहाँ से क्या करेंगे हम लोग? x जो है पूरा इसको जोड़ लेंगे, क्योंकि सारी वैल्यूज x² में है, तो इसे जोड़ के कितना आएगा? 2। यहाँ से हो गया 0 4, यहाँ देखिए 30 2 50 60 70 74 x² हो गया। अब इसका 2 से गुणा कर देंगे तो क्या होता है? यहाँ से हमारा ये हो गया हमारा 74 दूनी, या तो ना गुणा करो। ठीक, इसके डायरेक्ट वैल्यू हमको कितनी दी है? ये दिया है हमको 5 3 2 8, इतना दिया है। इसका क्या करो? सीधा गुणा, 2 से काटो पहले, कितनी बार जाएगा? ये 2 बार गया। यहाँ से कितना होगा? 6 6 4। ठीक, अब क्या करेंगे? अब हम यहाँ से यहाँ देखेंगे क्या वैल्यू क्या आ जाएगा? x² बराबर 26 64 बटे 74। 2 से काटा इसको, 13 3 2, ये बचा कितना? 3, यहाँ बचा 7। अब 37 से डिवाइड करेंगे, कितने बार जाएगा? 1 3 3 2, ये गया आपका 3 बार। 21 3 6 9 10 11, यहाँ बचा कितना? 2, यहाँ भी बचा 2 2। अब कितनी बार जाएगा? 6 बार देखते हैं। 42 18 4 22, ये पूरा गया 36। तो यहाँ से कितना है हमारा? x² बराबर 36, तो ये x बराबर हमारा आ गया कितना? 6। ठीक, जब x बराबर 6 आ गया हमारा, अब हमसे पूछ रहा था लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो x की वैल्यू में रख देंगे तो हमारी क्या क्या आ जाएगी? यहाँ से रखेंगे तो x की लंबाई कितनी आ जाएगी? लंबाई हमारी आ जाएगी, जब इसमें x रखेंगे 6 इंटू 5 कितना होगा? 30 आ जाएगी। चौड़ाई कितनी आ जाएगी? चौड़ाई आ जाएगी, इसमें फिर रखेंगे 36 आ जाएगी हमारा। ऊंचाई कितनी आ जाएगी? इसमें 6 चौको 24। ठीक, ये आगे कितनी? लंबाई 30, चौड़ाई 36, ऊंचाई 24। तो देखो लंबाई इसकी आगे 30, चौड़ाई 36, ऊंचाई आगे 24। इसमें ऑप्शन में देखेंगे कौन सा होगा? ऑप्शन सी, 36 30 24। ठीक, देखिए इसमें कुछ नहीं है, इसका हमको घनाभ की लंबाइयों का चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात दिया था। कितना दिया था? 5 6 4। तो हमने अनुपात हटाया, x लगा दिया, सारी चीज़ें। ठीक, इसके बाद घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस
ऊंचाई इंटू लंबाई, ये फार्मूला होता है इसका। सीधा हमने यहाँ से वैल्यू पुट अप कर दी। ठीक, इसके बाद क्या किया, यक्स का वैल्यू हमको कितना आ गया 6। फिर हमको यहाँ पे यक्स की जगह हमने सारी वैल्यू रख दी, तो हमारी कितना आ गई, लंबाई आ गई 30, चौड़ाई 36, ऊंचाई 24, जो कि ऑप्शन सी में। इसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, इसका हमको वैल्यू ज्ञात करनी है। ठीक, इसके ऑप्शन देखेंगे हम लोग, क्या दिया है 2.5, बी ऑप्शन दिया है इसका 0.25, सी ऑप्शन इसका दिया 0.025, डी ऑप्शन दिया है 25। ठीक, अब देखेंगे इस क्वेश्चन पे कितनी आसानी से इस क्वेश्चन को करेंगे। देखिए 125 कितना होता है, 5 का होता है क्यूब, 5 का क्यूब क्या होता है 125 होता है, लेकिन यहाँ पॉइंट लगा है। अब हम जानते हैं 5 का क्यूब होता है, तो ये 5 इंटू 5 इंटू 5 ये लिखा है, तो यहाँ पे पॉइंट 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 लगा। तो इसके बाद हमने यही वैल्यू क्या लिख दिया, पॉइंट लगा के 1 2 3, 3 संख्या के बाद हो जाएगा हमारा पॉइंट। 1 2 3 वही लिखा है हमारा 125, पॉइंट 125। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अब यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं 0.5 का क्यूब इंटू 2, ये 2/3। अब देखिए ये 3 से ये 3 कट गया हमारा, अब हमारा कितना वैल्यू आ गई 0.5 का स्क्वायर। अब इसका 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, ये आ गई 25। लेकिन क्या है ये देखिए, अब इसको 0.5 इंटू 0.5 है 25 करेंगे, यहाँ पे आया हमारा 25। लेकिन कितनी देखे, एक संख्या ये हो गई दशमलव, एक संख्या ये हो गई, तो 2 दशमलव के बाद 0 दशमलव लगेगा, 1 2, तो यहाँ पे हमारा यहाँ पे हो जाएगा। तो भाई अब क्या करेंगे, यहाँ पे 0.25 ये आपका आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे ऑप्शन कौन सा होगा हमारा, बी। ठीक, इसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन, उस पर देखेंगे, बात करेंगे। कह रहा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त की जीवा केंद्र से 6 सेंटीमीटर दूरी 6 सेंटीमीटर, कितना, जीवा केंद्र से 6 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। ठीक, फिर क्या कह रहा है, जीवा की हमको क्या करना है, जीवा की लंबाई, ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। इसके ऑप्शन देख लेंगे। पहला ऑप्शन है इसमें 16 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन है इसमें 12 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन है 15 सेंटीमीटर, डी ऑप्शन है 20 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त की जीवा केंद्र से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। तो जीवा की लंबाई हमको ज्ञात करना है। देखिए पहली बात तो हम बनाएंगे क्या है, एक सर्किल बनाएंगे। ये आपका मान लीजिए वृत्त है। ठीक, तो इसका एक केंद्र होगा, ये केंद्र हो गया इसका। अब क्या कह रहा है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त की जीवा केंद्र से, मतलब वृत्त की जीवा केंद्र से 6 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। तो एक यहाँ पे हमने इसकी एक जीवा बनाई, जीवा हो गई। ठीक, इसके बाद कह रहा है कि एक इसकी त्रिज्या कितनी होगी, रेडियस दी हुई है, त्रिज्या दी हुई है 10 सेंटीमीटर। ठीक, फिर कह रहा है वृत्त की जीवा केंद्र से 6 सेंटीमीटर दूरी पर है। तो ये जो है जीवा
वृत्त के केंद्र, ये है वृत्त का केंद्र से कितनी दूरी पर है, 6 सेंटीमीटर। ठीक, तो इसका हम देखो नाम लिख लेते हैं, ए हो गया, ये बी हो गया, ये ओ हो गया, ये हो गया हमारा सी। ठीक, अब कह रहा है जो जीवा की है, ये जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है। तो अब देखिए ये पाइथागोरस प्रमेय से इसको करेंगे, ये ट्रायंगल बन गया हमारा। ठीक, तो अब देखिए ये होता है 90 डिग्री। पाइथागोरस प्रमेय से देखेंगे, इसमें लगेगी। अब देखिए ये हो गई हमारी कर्ण, जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो होती है कर्ण। तो कर्ण का स्क्वायर, ठीक, इसका मान लेंगे 10 स्क्वायर बराबर, इसका हो गई लंबाई कितनी हो गई, 6 का स्क्वायर, प्लस ये वैल्यू को हमने मान लिया कितनी, इसको मान लिया हमने यक्स। ठीक, ए सी की लंबाई कितनी हो गई, 6 यक्स, तो ये हो जाएगी यक्स स्क्वायर। इसकी वैल्यू ज्ञात करना है, ये हो गया हमारा 100, ये हो जाएगा इधर 36, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 36 बराबर एक्स स्क्वायर, ये घटेगा तो हमारा कितना आएगा, एक्स स्क्वायर बराबर 64। तो एक्स बराबर हमारा कितना है, 8। एक्स की वैल्यू हमको यहाँ से प्राप्त हो गई 8। आप जानते हो ये जीवा, ये वृत्त का केंद्र है, केंद्र से जीवा पे डाला गया लंब, ये लंब होगा, तो ये अगर 8 है तो ये हमारा भी 8 होगा। ये इतनी वैल्यू हमको 8 दी है, तो पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16, क्योंकि ये आधा होता है इसका। ये होता है क्या कि वृत्त के केंद्र से डाला गया जीवा पे लंब, ठीक है, जो होता है जीवा को समद्विभाजित करता है। तो मतलब 2 भागों में बांट दिया, अगर ये इतनी यक्स है, ठीक, 8 दिया है तो इधर भी 8 हो जाएगी, तो टोटल कितनी हो जाएगी जीवा हमारी, जीवा की लंबाई हो जाएगी, जीवा की लंबाई कितनी हो जाएगी, 16 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर है। इसमें देखेंगे हम लोग कि कौन सा ऑप्शन है हमारा, ए। ठीक, इसमें पाइथागोरस प्रमेय से हमने क्या किया, इसको सॉल्व कर दिया, हमको ये इसका आधार की वैल्यू हमने ज्ञात कर ली 8, तो टोटल हमारी कितना आ जाएगी लंबाई जीवा की, 16 सेंटीमीटर। इसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन, उस पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है हमारा, यहां से देखते हैं, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में दोगुना हो जाता है, तो 4 गुना कितने वर्षों में होगा। ठीक, मतलब कितना समय लगेगा। इसके ऑप्शन देख लेते हैं, इसके ऑप्शन ले 24, बी ऑप्शन है इसका 16, सी ऑप्शन है 34, डी ऑप्शन है 15। ये कुछ ऑप्शन है। देखिए इसमें दिया गया है, कोई धन दिया है, उसमें साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, तो 4 गुना कितने वर्षों में होगा। ये देखिए साधारण ब्याज क्या है, तो इसमें क्या मानते हैं हम, देखिए 8 वर्ष में कितना हो रहा है, 2 गुना हो रहा है। ठीक, तो पूछ रहा है 4 गुना, अब 4 गुना कितने वर्ष में होगा, ये पूछ रहा है कितने वर्ष में होगा। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, डायरेक्ट जितना गुना दिया हो, ठीक, n1 माइनस 1/T1, ठीक, बराबर क्या करते हैं, n2 माइनस 1/T2, इस पे रख देंगे डायरेक्ट, जहाँ n हो गया हमारा नंबर से गुना, ठीक, t हो गया हमारा टाइम, ये वर्ष, तो यहाँ पे n1 कितना है हमारा 2, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 में 1 जाएगा तो यहाँ पे 1 आएगा, बटे T1 ये समय 8 बराबर n2 4,
4 में 1 जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 3। ये T2 की वैल्यू हमको ज्ञात करना है। अब इसको क्या करेंगे, T2 की वैल्यू ज्ञात करने के 75 कर लेंगे। T2 बराबर क्या हो जाएगा, T2 बराबर हो गया 24, क्योंकि ये इधर गुणा में हो जाएगा तो ये आएगा 24 वर्ष। तो इसके ऑप्शन देखते हैं कौन सा होगा हमारा, ऑप्शन ए। ठीक, ये इसका फार्मूला होता है ये साधारण ब्याज का। जब कोई कितने गुना हो रहा है, ठीक है, कितना समय लगेगा, ऐसे क्वेश्चनों में ये फार्मूला होता है। ये n1 हो गया, ये हो गया t1 समय, ये n2 हो गया और t2। इसमें कुछ भी आपको अगर इसमें हमको गुना पूछता होता तो यहाँ से n1 या n2 की वैल्यू ज्ञात कर लेते। इसमें आप t1 पूछता पहले वाला समय तो इससे ज्ञात कर लेते। कुछ भी पूछेगा ये फार्मूला आपको याद रखना है, इससे आपको सब कुछ निकल के आ जाएगा। तो ऑप्शन हमारा कितना आया, ए। इसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ए तथा बी की आयु का अनुपात कितना दिया हुआ है हमारा, 6:5 है तथा उनकी आयु का योग कितना दिया हुआ है, 44 वर्ष है। तो 8 वर्ष बाद ए तथा बी की आयु का अनुपात हमको निकालना है। इसके ऑप्शन देखेंगे पहला, इसका ऑप्शन देखेंगे पहला 8:7, 5:6, सी अनुपात 6:8, डी ऑप्शन है इसका 7:3। इसमें देखो क्या कहा है, ये है आपका अनुपात का सवाल, ठीक है। इसमें ए जाता है योग, तो इसमें कह रहा है ए तथा बी की आयु का अनुपात 6:5 है, तो उनकी आयु का योग। अब देखिए आयु का अनुपात दिया है ए और बी की कितना है, 6:5। तो यहाँ से क्या करेंगे, सीधा 6x + 5x, क्योंकि अनुपात हटाएंगे x जोड़ लिया, योग बराबर कितना दिया है 44। ये कितना हो गया हमारा 11x बराबर कितना हो गया यहाँ पे 44। तो x वैल्यू क्या आ गई हमारी 4, ये आ गई। ठीक, अब इसके जगह x माना तो अब यहाँ पे रख देंगे हम, कितना हो जाएगा हमारा एक कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 6 × 4 बराबर आ जाएगा 24। अब b कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ पे 5 दिया है, 5 × 4 बराबर 20। ठीक, अब कह रहा है 8 वर्ष बाद ए तथा बी की आयु का अनुपात। अब इसमें क्या करेंगे, दोनों में हम लोग 8 ऐड कर देंगे। यहाँ देखिए 8 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, ए तथा बी का अनुपात, ये 24 है, 24 में 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा हमारा 32। यहाँ पे 8 जोड़ेंगे, यहाँ पे जोड़ेंगे तो ये 28 हो गया। अब इसको काटेंगे, जब तक अनुपात में होती है सिंपलर फॉर्म में रखना होता है, जो कट रहा है उसको काट दो। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 16, ये हो जाएगा कितना 14। अब ये फिर काटो इसको 8 से, ये हो गया 7 से, तो हमारा क्या आंसर निकल के आया 8:7। इसके देखते हैं, हमारा ऑप्शन पहला ऑप्शन दिया है 8:7। देखिए ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करते हैं, इसमें अनुपात दिया है, ठीक, इसमें अगर कुछ भी कहता है या 8 वर्ष बाद का है तो 8 वर्ष बाद में मतलब जोड़ देंगे 8 वर्ष। 8 वर्ष पहले कहता तो इसमें दोनों में 8 घटा देते वैल्यू में। ठीक, कुछ भी पूछता कितना भी वर्ष तो हम जोड़ या घटा करके फिर उसका अनुपात हम निकाल लेते हैं आसानी से। ठीक, इसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन।
लिखा है कोई धनराशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 वर्षों में 2600 रुपये हो जाती है, तो राशि हमको निकालना है। ठीक, प्राइस हमको निकालना है। अब ऑप्शन इसके क्या दिए हुए हैं? दिया हुआ है 36,000 रुपये। बी ऑप्शन दिया अब इसका 2,000 रुपये। सी ऑप्शन दिया है हमको 1,800 रुपये। ठीक, डी ऑप्शन दिया है हमारा कितना दिया है आपका 3,800 रुपये। ठीक, अब देखते हैं ये क्वेश्चन को। इसमें कहा है कोई धनराशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 वर्षों में 2600 रुपये हो जाती है। ठीक, कितना हुआ हमारी वैल्यू 2600 रुपये। तो राशि पूछ रहा है। जब क्वेश्चन में कहेगा कि हमारी राशि इतने वर्ष में इतनी हो जाती है, तो उसका क्या जुड़ जाता है? उसमें जुड़ जाता है हमारा ब्याज। ब्याज जुड़ने के बाद राशि हमारी कितनी हो जाती है? 2600 रुपये। तो अब इसको क्वेश्चन को क्या करेंगे? साधारण वर्ष है, तो ये जो है देखिए ये अब आ गई मिश्रित राशि। तो साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है? इसको बोलते हैं SI बराबर PR/T/100। P मतलब क्या होता है? मूलधन। ठीक, ये हो गया मूलधन। ये हो गया रेट मतलब दर। ये हो गया आपका टाइम मतलब समय। ठीक, ये हो गया साधारण ब्याज। अब देखिए इसमें हमको क्या दिया है? 5% दर दे दिया है। ठीक, समय दे दिया है और प्राइस नहीं दिया हमको। क्या दिया है? निश्चित राशि दे दिया है 2600। अब देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे? सीधा ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं? देखिए इसका वर्ष और जितना ब्याज दिया हो इसका गुणा कर लेंगे और क्या करेंगे? 100 से गुणा कर देंगे, 100 जोड़ देंगे। इसमें जैसा कितना है तो 5 × 6 55 5 6 का 30% बनना है। तो इसमें 100 जोड़ेंगे तो 100 प्लस, क्योंकि इसमें मूलधन हमने मान लिया क्या है? 100। 100 प्लस 30% कितना हो जाएगा हमारा? 130%। तो 130% बराबर क्या हो जाएगी वैल्यू? 2600 रुपये। ठीक, तो यहाँ से हमको पता चल जाएगा क्या? तो यहाँ से 1% वैल्यू पता चल गई। कितना है? यहाँ से 0 1 0 13 दूनी 26 2 20 आया। अब हमको चाहिए राशि, जो हमने क्या माना था पहले? 100। तो हमको 100% की वैल्यू चाहिए। ये परसेंट में ये 100% की वैल्यू चाहिए। तो हम कितना हो जाएगा? यहाँ से 20 × 100 करेंगे तो यहाँ हो जाएगा हमारा 2,000 रुपये। ये आ जाएगी हमारी प्राइस राशि। ठीक, इसको ये मेथड होता है। ठीक, इसके बाद दूसरा मेथड देखेंगे। इसमें देखो पहले इसको समझ लो। अगर ऐसा कह रहा है साधारण ब्याज पूछ रहा है तो उसमें पूछेगा कि कोई धनराशि इतने वर्ष में इतना गुना हो जाएगी, तो ये हो जाएगी। तो इसमें क्या जुड़ा है? हमारा ब्याज भी जुड़ा होगा और राशि भी। ठीक, तो ये दोनों मिला के हमारा बन गया 2600 रुपये। तो अब देखिए, तो हमने इसमें क्या किया कि हमने मूलधन पहले माना होगा कि हमारा 100% रहा होगा। तो बढ़ के जब हो गई तो 30% इसका मल्टीपल कर दिया, प्लस 30 हो गया तो 130% बराबर हमारा इसके बराबर कर दिया। कितना? 2600। तो यहाँ से 100% की वैल्यू, क्योंकि हमारा मूलधन कितना माना था? 100। तो 100% की वैल्यू हमको ज्ञात हो गई 2,000 रुपये, जो कि ऑप्शन बी में है। ठीक, एक और तरीका है इसको करने का, इसको भी देख लो।
देखिए अब दूसरा मेथड देखते हैं इसका। ठीक, अब इस पे फार्मूले पे रख के कैसे ज्ञात करेंगे राशि। अब ये हमको पता है कि ये मिश्र धन होता है। ठीक, दो कह रहा है 6 वर्षों में इतने गुना हो जाएगी, इतनी हो जाएगी। जब बोलेगा कि इतना हो जाएगा उतना हो जाएगा, तो वो आपका होता है मिश्र धन। तो मिश्र धन 2600 है। तो मिश्र धन में 2600 में मूलधन माना यक्स, तो मूलधन यक्स घटा दिया जाएगा तो साधारण ब्याज प्राप्त हो जाएगा बराबर। अब इसकी जगह क्या रखेंगे, यक्स हमने मूलधन को माना था यक्स। जब साधारण ब्याज कैसे प्राप्त होगा, जब हम मूलधन में क्या मिश्र धन में हमने मूलधन घटा दिया, इंटू यहाँ से आर दिया हमारा 5% इंटू टी हमारा कितना दिया हुआ है, यहाँ पे दिया है 6, 5% दर है। ये दर हो गई आपकी, ये हो गया समय। ठीक, बटे 100। ये परसेंट इसीलिए हटा के, ये 100 जो फार्मूले में आता है, ये 100 इसीलिए आता है क्योंकि ये परसेंट हटाया है तो यहाँ पे 100 आया। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, इसको इधर मल्टीपल कर लेंगे या तो पहले काट देंगे इसको। 5 से काटा 20 आया, यहाँ से काटा कितना होगा 3, 10 आ गया। ठीक, अब यहाँ से गुणा कर देंगे तो इसमें कितना आएगा 26,000 माइनस 10x बराबर कितना आया यहाँ पे 3x, क्यों 3 बचा। अब क्या करेंगे, उधर जाएगा तो 13x हो जाएगा। 13x बराबर 26,000 के, तो x बराबर क्या आ गया 2000। ये आपकी राशि, क्योंकि हमने राशि को क्या माना था यक्स, तो हमारी राशि कितने आ गई 2000 रुपये। तो ऑप्शन बी। ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए साधारण मिश्र धन बराबर क्या होता है, मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस उसमें ब्याज जुड़ जाता है, तो वही हो जाता है हमारा मिश्र धन। ठीक, इसको एक बार और समझ लो। इससे कैसे किया हमने, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100। ये दर परसेंट हटाया इसलिए यहाँ पे 100 कर देते हैं। ठीक, तो वही हमने कर दिया। साधारण ब्याज कैसे निकला, जब मिश्र धन में, तो हमने मिश्र धन में मूलधन घटा दिया तो हमारा साधारण ब्याज निकल आया। ठीक, फिर हमने मूलधन क्या माना था यक्स इंटू 5 जो दिया 6 इंटू 100, तो यहाँ यक्स की वैल्यू सीधा मूलधन हमको क्या प्राप्त हो गया, हमको 2000 रुपये। इसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन। वो वाली जो पहली वाली मेथड बताया था वो ज़्यादा सही है। ठीक, उसमें डायरेक्ट हम लोग सीधा क्या करेंगे, इसको 5 25 5 6 30 और 100 उसमें जोड़ देंगे मूलधन में, तो 130% बराबर इसके कर देंगे, तो 100% की वैल्यू हम डायरेक्ट निकाल लेंगे। इसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन। कह रहा है 10 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर घंटे में बदलो, ये कह रहा है। ठीक, अब देखते हैं, जब कभी भी किलोमीटर पर घंटे से मीटर पर सेकंड में बदलना हो तब क्या करेंगे, देखिए तो इसमें क्या करेंगे हम लोग 5/18 से गुणा। ठीक, इसके बाद जब मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर घंटा हावर में बदलना हो तब क्या करेंगे 18/5 से गुणा। ये चीजें नोट कर लो। देखो अब इसमें क्या रहा है, किलोमीटर पर घंटा से किलोमीटर पर घंटा में बदलना है मीटर पर सेकंड को, तो अब इसमें क्या करें, किलोमीटर पर घंटा बदलने के लिए क्या करते हैं 5 देखिए ये मीटर पर सेकंड दिया है, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पूछ रहा है ना, पर घंटा में बदलने के लिए 18/5 से सीधा गुणा कर देंगे इसमें, तो ये दिया 10 इंटू 18/5, 5 से काटेंगे 2, 18 दूनी 36, यह आ जाएगा किलोमीटर पर घंटा। ठीक,
इसके ऑप्शन देखते हैं। इसके ऑप्शन दिया था एक 28 किलोमीटर पर घंटा, बी ऑप्शन दिया था इसका 30 किलोमीटर पर घंटा, सी ऑप्शन दिया था 29.5 किलोमीटर पर घंटा, डी ऑप्शन दिया था हमारा कितना 27 किलोमीटर पर घंटा। ठीक, तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, बी। इसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन। दिया गया है यदि यदि कोण बी बराबर दिया गया है कितना, कोण बी बराबर दिया गया है हमको 70 डिग्री, और कोण सी बराबर दिया गया है हमको 60 डिग्री। तो फिर कह रहा है तब ई जो है क्या है, बी सी का मध्य बिंदु है तथा जो यफ है ए बी का मध्य बिंदु है तब क्या ज्ञात करना है, यफ ई बी का हमको मान ज्ञात करना है। ठीक, तो देखिए इसमें कह रहा है यदि कोण को हमने ऐसे लिख दिया है कोण बी, ठीक, यदि कोण बी बराबर कितना दिया है 70 डिग्री, सी बराबर दिया हमको कोण सी बराबर दिया है 60 डिग्री, तब ई जो है बी सी का मध्य बिंदु है तथा यफ ए बी का मध्य बिंदु है। तो अब देखिए इसका फिगर बनाते हैं, कैसा बना था हमारा फिगर, ये आपका डायग्राम, ये आपका एक डायग्राम है। ठीक, इसका कह रहा है ये मध्य बिंदु, ये दोनों आपस में समांतर है। ठीक, अब ये माना है ये बी दिया था और ये दिया था एफ, ये दिया था ए, यहाँ पे दिया है सी, ये आपका ई। तो ये जो कोण दिए देखें, इसमें कह रहा है कोण जो बी है वो 70 है, ये हमारा दिया है 70 डिग्री। फिर कोण सी ये होगा, कोण सी दिया है 60 डिग्री। तब अब ये कोण ई बी सी का मध्य बिंदु है, जो कोण ई है ये बी सी का मध्य बिंदु है। ठीक, ये भी सही है। तथा यफ जो है ए बी का मध्य बिंदु है, ए बी का मध्य बिंदु कौन है, यफ है। ठीक है, अब हमको वैल्यू ज्ञात करना है कोण ई यफ ई बी, कोण यफ ई बी, मतलब ये वैल्यू हमको निकालना है। ठीक, इसको देखेंगे कैसे करेंगे। देखिए इसमें क्या होता है, ये कोण प्लस ये कोण क्या होंगे, इन दोनों अंतः कोणों का योग कितना होगा। ये देखिए मैंने एक बार बताया था आपको, जब ये समांतर दो रेखाएं होती हैं इनको एक तिर्यक रेखा ऐसे काटती है। तो ये देखिए ये कौन से होते हैं आपके, ये कोण हो गए शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख, ये आपके होते हैं कौन से, शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। ठीक, और जो ये एकांतर ये बनते हैं जेड के आकार के, तो इसको बोलते हैं क्या, एकांतर कोण। जो ये ऐसे बनते हैं जेड के आकार के, देखो ये बन रहा है ना, तो ये होते हैं एकांतर कोण। और ये दो अंतर, ये दो कोण अंदर वालों का योग कितना होता है दोनों का, 180 डिग्री। ठीक, और ये कोण एक अंदर एक बाहर, इसका कोण क्या होता है आपस में बराबर होता है, जितना ये होगा उतना ये होगा, जितना ये होगा ये दोनों ये सब क्या है आपस में ये शीर्षाभिमुख कोण है। एकांतर जो कोण होगा वो जेड का शेप का बना होगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे बन रहे हैं ना, ये दोनों क्या है आपस में समांतर रेखाएं। ठीक,
अब इसमें क्या कह रहा है कि ये कोण 60 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये जो कोण है तो ये क्या होगा हमारा, ये दोनों का कोण का मान कितना होता है, देखिए यहाँ लिखेंगे कोण एफ ई सी इक्वल किसके होगा, कोण ए सी ई के। ठीक, ये क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर हैं। ठीक, अब देखिए जितना ये कोण होगा उतना ये कोण होगा, ये कोण कितना दिया है 60, तो ये भी हो जाएगा हमारा 60, ये भी हो जाएगा 60, दोनों हो गए 60-60 के। ठीक, अब देखिए ये हो गया हमारा एफ ई बी, ये बोल रहा है। ठीक, अब देखिए ये दो हो गए अंतःकोण, अंतःकोणों का योग कितना होता है 180, तो क्या लिखेंगे कोण सी, ये कोण सी हो गया। ठीक, और ये कोण हो गया प्लस ई। ठीक, ये कोण हो गए हमारे, तो इनका कोण कितना हो जाएगा हमारा 180। कोण सी बराबर हमको दिया है, कोण सी बराबर क्या दिया है हमको, ये वाले देखो, यहां लेंगे क्या, कोण ए सी ई प्लस कोण एफ ई सी। ठीक, इनका योग कितना होगा 180 डिग्री। ठीक, अगर ये कोण डायरेक्ट बराबर होता है, या तो ऐसे कर लो, इसको अगर प्रूव करना है ना इसलिए हम बता रहे हैं, ये हमको डायरेक्ट हमको 60 निकाल सकते हैं, क्योंकि ये हो गया कि अंतः एक बाह्य कोण, ये बाहर कोण हो गया, ये अंतः कोण हो गया, तो ये हो गए डायरेक्ट बराबर होंगे 60 60 हो गए। ठीक, तो इसलिए इसको प्रूव करने के लिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि कोण एफ ई सी लिए प्लस ए सी ई बराबर 180 का होता है, इसका मान हमको दिया है कितना, इसका वैल्यू 60 दिया है, प्लस ये कोण एफ ई सी बराबर कितना होगा 180 डिग्री, तो इसका मान हमको कितना चलेगा, कोण एफ ई सी बराबर ये उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 120 डिग्री, 120 डिग्री आ गया हमको, ये हमको 120 डिग्री पता चल गया। अब जब कोई सीधी रेखा है उस पे बना कोण कितना होता है 180 डिग्री, 100 डिग्री होता है, तो ये हमारा सीधी रेखा है, इस पे बना कोण 180 होगा, तो अब ये हमारा 120 आ गया, तो ये कितना होगा 60 60 पता चल गया, जो हमको पूछा था एफ ई बी का मान कोण पूछा था, तो 60 डिग्री। ठीक है, ये हमने प्रूव भी कर दिया इसको कि कैसे यहाँ पे 60 होगा। ठीक, इसके बाद अगली कार्रवाई हम लोग अगले दिन करेंगे। आज के लिए क्लास इतनी ही रहेगी। देखिए आज के क्वेश्चन का देखा होगा आपने लेवल कैसा था,